नहीं। आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट एनलाइटन कर ही दिए, थैलेसीमिया, इन्वेस्टिगेशंस, खाना, चलेशन थेरेपी। आज हम बात करेंगे द रोल ऑफ एक्सरसाइज, जो हम आपको बोलते हैं घर पे हर हर रोज 30 मिनट कीजिए, बोन स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आज आपके सामने ला रहे हैं इंडिया के पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट। सो आई वुड लाइक देम टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स कि आज वो थैलेसीमिया डे पे हमारे साथ लाइव है। सो प्लीज मैडम, कैन यू प्लीज टेक ओवर? ओके, आई स्टार्ट। मेरा नाम डॉक्टर गगनप्रीत गिल है। मैं पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने बीपीटी किया है, उसके बाद में एमपीटी न्यूरो में किया है, एंड न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी होता है एक बच्चों के लिए, उसमें सर्टिफिकेशन यूएसए से किया है। एंड मैं इस फील्ड में पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ। एंड हम हर तरह के बच्चे, स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपमेंटल इश्यूज से सिंड्रोमिक से जेनेटिक, हर तरह के बच्चों के साथ में डील करते हैं। मैं अभी डॉक्टर विभा को स्टेज दूंगी, एंड देन डॉक्टर तेजल कैन इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। हाय, मैं डॉक्टर विभा डेडिया हूँ। मैंने बैचलर्स किया है, उसके बाद मैंने मास्टर्स न्यूरो में किया है, उसके बाद मैंने न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स में सर्टिफिकेशन कोर्स किया है मुंबई से। और मैं वाडिया हॉस्पिटल में मुंबई में अभी फिलहाल काम कर रही हूँ। इट्स बीन अबाउट 4 years नाउ, दैट 4 to 5 years कि मैं पीडियाट्रिक फील्ड में हूँ अभी। और थैलेसेमिक पेशेंट्स के साथ मैंने वाडिया हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा काम किया है। सो आई नो कि आप लोगों को क्या दिक्कतें होती रहेंगी या क्या आपको समझना है कि कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। नाउ आई हैंड ओवर टू डॉक्टर तेजल टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर तेजल खाड़गे। मैं मुंबई से पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट लास्ट 8 ईयर्स से हूँ। मैंने बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी किया है मुंबई से ही। उसके बाद मैंने न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी, जो बच्चों की स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी होती है, उसमें सर्टिफिकेशन किया। फिलहाल ये 1 साल के पीरियड में घर से भी मैंने थोड़े कोर्सेज किए, बिहेवियरल थेरेपी, लिटिल साइकोलॉजी। मैं साइकोलॉजी भी सीख रही हूँ अभी। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैम, हम एकदम एबीसी से स्टार्ट करेंगे। जब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव थैलेसीमिया डे केयर की बात करते हैं, सो व्हेन वी इंक्लूड एवरीथिंग, वी गिव अ वेरी गुड एम्फेसिस कि फिजियोथेरेपिस्ट प्रेजेंट हो, उसमें एक पार्ट फिजियोथेरेपी का भी हो। सो व्हाट इज फिजियोथेरेपी एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर अ थैलेसेमिक चाइल्ड? ओके, सो बहुत सारे कारण होते हैं कि फिजियोथेरेपी की जरूरत थैलेसेमिक पेशेंट्स को क्यों रहती है। उन कारण में बोन डेंसिटी, द मसल स्ट्रेंथ, इवन पेन, जो बहुत बार इग्नोर कर दिया जाता है, जो एज के साथ में बढ़ सकता है इशू, क्योंकि इन बच्चों में पोस्चर, जो मसल्स हैं वो इतने अच्छे काम नहीं करते। उसकी वजह से उनका अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से स्पाइन में चेंजेस, हिप में चेंजेस और जॉइंट में चेंजेस आते हैं, जो कल को पेन में भी प्रॉब्लम इंक्रीज कर सकते हैं। इवन कैथेटराइजेशन और ट्रांसफ्यूजन के बाद में जो कार्डियक ओवरलोड रहता है, कार्डियक आयरन ओवरलोड रहता है, उसकी वजह से फटीग और ये सब चीजें भी बढ़ जाती हैं। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, एज आई सेड, की बोन डेंसिटी का एक रीजन तो डेफिनेटली थैलेसीमिया इटसेल्फ है। उसके अलावा भी हमारे बोन्स जो हैं, जब हमारे मसल्स काम करते हैं तो उसके साथ हमारे बोन्स जो हैं वो और स्ट्रांग होते हैं। पर अगर इन बच्चों का मोबिलिटी और एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ कंडीशन इटसेल्फ कम रहता है, उसकी वजह से भी बोन्स पे अफेक्ट होता है। तो फिजियोथेरेपी उस चीज को ओवरकम करने में भी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा, क्योंकि अगेन मोबिलिटी कम है तो हमारा कार्डियक एंड्योरेंस कम रहता है, हमारा ब्रीदिंग कम रहता है। स्पेशली इन सिचुएशंस लाइक अभी कोविड में, ये बच्चे और ज्यादा टुवर्ड्स अफेक्शन और या कोमोर्बिडिटी के साथ में है, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको अच्छे से सिखा सकता है। तो रेस्पिरेटरी इश्यूज, कार्डियक इश्यूज, पोस्चरल, मोबिलिटी, ये सब बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें। एंड सबसे बड़ी बात है कि हर एक बच्चा जो है सिमिलर नहीं होता। इवन सेम ही कंडीशन में, सेम ही सिचुएशन में, सेम टाइप ऑफ थैलेसीमिया में भी एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग हो सकता है। तो इसीलिए उनका असेसमेंट बाय अ फिजियोथेरेपिस्ट
उसके बाद में वो टेलर मेड कस्टम मेड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट चाइल्ड, प्लस कैसे फैमिली से है, वो फैमिली की कंडीशन सिचुएशन क्या है, साथ में कंटेक्चुअल फैक्टर्स क्या है, उन चीजों को कंसिडर करके उसके हिसाब से टेलर मेड ट्रीटमेंट जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके लिए फिजियोथेरेपी प्लेज अ बिग रोल इन थैलेसीमिया। मैम जब हम बच्चे को एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइजेस कीजिए, तो उनका जो परसेप्शन होता है इस सेंटेंस का, जो वो लोग तोड़ करते हैं, वो ये होता है कि 10 बार उठक बैठक कर लो, 2-3 बार ऐसे पुलअप्स कर लो, पुशअप्स कर लो। सो हाउ डिफरेंट इज फिजियोथेरेपी compared to what exercises we normally routinely do, which is all wrong? Dr. Tejal, can you take up that? Yeah. So कैसे होता है ना कि नॉर्मली हम एक्सरसाइज, मतलब जैसे आपने बोला डॉक्टर लीजा ने कि बेसिक घर थोड़ी सी हमने उठक बैठक कर ली, थोड़ी सी पुशअप्स कर ली, तो एक बिग टर्म एक्सरसाइजेस। बट अगर हम देखते हैं, जैसे डॉक्टर गगन ने अभी कहा कि काफ़ी रीजंस होते हैं कि बोन डेंसिटी क्यों कम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है। इसका मतलब ये है कि हमें एक्चुअल हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस डायरेक्शन में एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नॉर्मली ऐसे होता है, जैसे बच्चा नॉर्मल डेवलप होता है और जो बड़ा होते जाता है, बच्चा डेवलप होता है तब वो चलता है, वो रांगता है, बेसिकली क्रॉलिंग करता है और अलग अलग चीज़ें करता है, तब उसके बॉडी पे वेट आता रहता है कंटिन्यूसली, उसके पैरों पे वेट आता है, हाथों पे वेट आता है, मसल्स काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब साथ में होती है, जैसे टेलर मेड थेरेपी होती है, जब इसको हम कंबाइन करते हैं अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके, तो तब जाके हमारे बोन्स पे वो वेट बेयरिंग होने वाला है। वो वेट बेयरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हमारी डेंसिटी, हमारा ऑस्टियोपोरोसिस और उसके इन रिलेशन, मतलब उसके रिलेशन में जो बाकी मसल स्ट्रेंथ के इश्यूज आते हैं वो टैकल होने वाले हैं। तो इसलिए जनरली ऐसे होता है कि जब हम कस्टमर थेरेपी देते हैं, नहीं तो एक्सरसाइजेस करवाते हैं, तो हम 2 प्रकार के एक्सरसाइजेस करवाते हैं। एक होता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स, जिसमें हम मसल्स को, जैसे कि जो भी मांसपेशियां होती है उसके ताकत पे काम करते हैं, और दूसरा होता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब कि वही ताकत के साथ कितनी देर तक वो बच्चा, कितनी देर तक वो मसल्स को, वो बॉडी पार्ट्स को होल्ड कर सकता है वो एक्सरसाइज के दौरान। तो इसके लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है, जैसे थेराबैंड्स हम यूज़ करते हैं, वो एक रेजिस्टेंस बैंड होता है एक्सरसाइजेस का, फिर वेट कर्व्स होते हैं। बट ये भी एक दूसरी चीज़ है कि हर एक जन को ये पॉसिबल नहीं होता है, कोई ये चीज़ें खरीद के कर सकता है, उसके अलावा भी हम ये अलग अलग चीज़ें यूज़ करके कर सकते हैं। बट वो जो वजन लेके कसरतें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से करना, इसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है। मैम इतना इम्पोर्टेंस बोन हेल्थ में एक थैलेसेमिक पेशेंट्स को क्यों दिया जाता है? बोन हेल्थ मेंटेन कीजिए, आप अपना एक्सरसाइजेस कीजिए, ये क्यों इतना एम्फोसिस हम क्यों दे रहे हैं आज इस पे? मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एक तो इट इज़ हमारा जो एक मानसिक तनाव होता है, एक बेसिक रिएक्शन होती है। जब हम मानसिक तनाव में होते हैं, हम अपने आप को बहुत होल्ड करते हैं, हम अपने आप को, जैसे कि एक बोलते हैं ना, जब हम भी अगर एक जगह बैठे रहे थोड़ी देर भी और बहुत देर बाद हम उठ जाते हैं, तो हमें अपनी बॉडी स्टिफ लगने लगती है। तो आप सोचिए कि कोई एक छोटा बच्चा है, नहीं तो एक 20-25 साल का उम्र का लड़का है, बट वो अगर वो स्ट्रेस में है, वो मानसिक तनाव में है, तो उनकी बॉडी फिक्स कितनी होती होगी। वो एक रीज़न भी है, उसके वजह से एक्सरसाइजेस कम हो जाती है, मोटिवेशन कम होता है, और हमें पेन्स इसके वजह से ही होता है। तो एक साइकिल है कि उसके वजह से पेन होगा, पेन के वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, मैं गिव अप कर दूंगा, और अगर वो एक्सरसाइज कम होगी तो डायरेक्टली वो भी उसके बोन्स को अफेक्ट करने वाला है। फिर इसलिए ये एक भी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम इस पे ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं। और ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम दैट कंडीशन इटसेल्फ, लाइक थैलेसीमिया में वैसे भी मेरो एरिथ्रोपोइटिक जो है वो ज्यादा होता है, एक्सटेंसिव आयरन डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से भी बोन्स अफेक्ट होती है, तो जो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करती है। तो इसके लिए भी बोन हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी है थैलेसीमिया के अंदर। मैम हम जब एक्सरसाइजेस के सेशंस लेते हैं, तो the youngest thalassemia we have is 4 months currently and the eldest we have is 34 years. तो जब हम ये एक्सरसाइजेस उनको बोलते हैं, तो वो जो यंगेस्ट होता है वो मदर बोलती है ये तो बहुत छोटा है, इसको एक्सरसाइजेस की क्या जरूरत है। और जो 18 इयर्स के अबव होते हैं, मैडम अब तो बोन सारे बन गए, अब हम एक्सरसाइज करके क्या करें। सो व्हाट इज द एज लिमिट जहाँ पे ये एज के लोग ही एक्सरसाइज कर सकते हैं? डॉक्टर विभा, कैन यू टेक अप? या कोई एज लिमिट नहीं होता है एक्सरसाइज करने के लिए।
4 महीने के बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है कसरत करना, और 18 साल का या 20 साल के अडोलेसेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज करना, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज करेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। 4 मंथ ओल्ड बेबी है, यूजुअली हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे, क्योंकि जब वो डेवलपमेंट में काम करेंगे, हमारा बोन डेंसिटी बढ़ता है, वेट बेरिंग बढ़ता है, उससे वो जल्दी डिलेड नहीं होता है बच्चा। और जब वो बड़ा होता है, उसके फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए हम करते हैं, उसका एंड्योरेंस हेल्प करता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम करते हैं। सो देयर इज नो एज लिमिट, कोई भी एज का हो बच्चा, उनके लिए कसरत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो एंड एज इट इज इंक्रीजिंग एज के साथ में पेन, कॉम्प्लिकेशंस ये सब बढ़ने ही वाले हैं, तो उन चीजों को दूर रखने के लिए बाद वाली एज में बहुत जरूरी है। और अर्ली इंटरवेंशन जिसे बोलते हैं, 4 महीने का बच्चा, अर्ली इंटरवेंशन हमेशा एक लंबा इट गोज अ लॉन्ग वे। तो अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो बच्चे का ऑलरेडी हम एक मैप्स बन जाते हैं एक पर्टिकुलर पोस्चर मेंटेन करने का, या जो न्यूरॉन्स उस एज में बिल्डअप होते हैं और जो लॉन्ग टर्म में रहते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं अगर हमने जल्दी थेरेपी स्टार्ट किया तो दैट्स व्हाई इन आइदर ऑफ द रेंजेस, कहीं पे भी आइदर ऑफ द एक्सट्रीम्स उतना ही इम्पोर्टेंट है। और एक्चुअली और एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, रिसेंट रिसर्चेस में भी ये प्रूवन हुआ है कि लो बैक पेन जो बोलते हैं, पीठ का दर्द, वो बहुत कॉमन होता है। और अगर एक एडोलेसेंट वाला लड़का है, लड़की है, एक एज के बाद 18-20 ईयर्स के बाद अगर उनको इनिशियली इसमें स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए अगर हम एकदम परफेक्टली वो होता ही रहे वो एज तक भी और उसके बाद भी, तो हम ये सब चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। मैडम, आई वांटेड टू आस्क कि कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस है जो थैलेसेमिक्स बच्चों के लिए सिर्फ मतलब उनकी बोन पेन्स और उनकी बोन हेल्थ के लिए जो हम डिजाइन किए जाते हैं, या ये एक्सरसाइजेस का सेट उनको करना ही चाहिए? एक्चुअली इसमें अभी हमने जैसे बेसिक एक्सरसाइजेस की बात की, बट उसके साथ भी हमें पता है कि ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, एक तो मेंटल हेल्थ भी है, फिजिकल हेल्थ भी है। तो अगर डांस मूवमेंट थेरेपी, म्यूजिक के साथ डांस करना, फैमिली के साथ थेरेपी, तो एक थेरेपी है बट जिसमें मेंटल हेल्थ भी हमारा टारगेट हो रहा है। एक्वेटिक एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती है। पानी के अंदर अगर पानी के अंदर इनिशियली हमने स्विमिंग सिखाया, उसके भी अलग अलग एक्वेटिक थेरेपिस्ट होते हैं जो कोई फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेंड होते हैं, तो वो अगर बच्चे का थेरेपी ले रहे हैं पानी में, तो उसमें उनका पेन कम होता है। एंड पानी ऐसी चीज़ है वो आपको हमेशा एक खुशी देती है, तो इंटरनल तो वो हैप्पीनेस मिलता है। तो वो एक बीइंग वेल बीइंग, मतलब कि हैप्पीनेस भी मिल रहा है, मुझे दर्द कम हो रहा है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा एक्सरसाइज करने का। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि हम शुरुआत भी इससे कर सकते हैं। अगर हमें एक प्रोटोकॉल स्टार्ट करना है एक्सरसाइज का, तो हम शुरुआत एक्वा थेरेपी से कर सकते हैं, डांस मूवमेंट थेरेपी से कर सकते हैं, ऐसे। मैम, अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजेस, अगर मुझे और कोई तरीका अपनाना है बोन मिनरल डेंसिटी के कुछ सप्लीमेंट्स लेके या खाने में या डाइट चेंजेस के हिसाब से, तो व्हाट शुड आई डू? देन न्यूट्रिशनिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन के साथ में कंसल्ट करके वी कैन गो बाय दैट वे। तो इसीलिए कोई भी अप्रोच जो है, कोई भी अप्रोच को हम एक होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। एक ट्रांसडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जहां मुझे लगेगा कि हाँ, यहाँ मेरी लिमिट है, यहाँ पे मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे किसी और की जरूरत है, तो मैं उनको वो स्पेशलिस्ट को रेफर करूंगी कि आगे इसके आगे वो गाइड करें। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो भी इसीलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चीज के लिए, कि अगर कुछ सप्लीमेंट्स अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हमें चाहिए जो हमें हेल्प कर सकता है, या कुछ पर्टिकुलर फूड डाइट जो है वो हेल्प कर सकता है, तो दे कैन गाइड द बेस्ट अगेन, क्योंकि इंडिविजुअल असेसमेंट उस चीज के लिए भी बहुत मैटर करता है। तो वो असेस करके देन न्यूट्रिशनिस्ट कैन गाइड। वी कैन इवन टेक हेल्प ऑफ की ऑर्थोपेडिशियन के साथ में रेगुलर रेफरेंसेस, जैसे कि देयर आर स्टडीज जो बोलती हैं कि स्कोलियोसिस जो है एवरी 5 इयर्स में 10 डिग्रीज बढ़ने के चांसेस होते हैं इन थैलेसीमिया के पेशेंट्स। तो इसीलिए उस चीज का भी ध्यान रखने के लिए एक ऑर्थोपेडिशियन के साथ इन टच रहना, उनके साथ रेगुलर कंसल्टेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैम, वन मोर थिंग, जब हम बोलते हैं बच्चों को कि when they come for follow up and our physiotherapist asking कि तुमने घर पे एक्सरसाइज की क्या, तो देयर मोस्ट ऑफ द रीजन आउट थिंग इज मैडम मैं तो योगा करता। सो
उनका योगा करना और हमारा जो एकदम हर एक फोकस एक्सरसाइजेस सिखाना, तो हाउ दैट इज गोना मेक अ डिफरेंस, या ओनली यू बीइंग डूइंग योगा इज सफिशिएंट फॉर दैट? Yoga is definitely, it's not sufficient definitely, but yoga plays big role for basically coming out of that. मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि एक होता है mentally वो help करेगा, और फिर एक चीज दूसरी भी है कि योगा में हमारा स्ट्रेंथनिंग इतना नहीं होने वाला, जिसके लिए जैसे मैंने पहले बोला कि हमें वेट्स की जरूरत है, एक वजनदार चीजों को होल्ड करके, जैसे जिम में जाके लोग वेट्स लेके मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, तो इंडिविजुअल मसल्स को स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट है, जो मे बी हम उधर इतना नहीं कर पाएंगे, तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम खाली यही कर सकते हैं। तो बट हाँ, योगा का भी रोल इतना इम्पोर्टेंट है इसमें, ऐसे नहीं कि हम दोनों का, पर हमें वो एक प्रोटोकॉल इवन ब्रीदिंग, हाँ ब्रीदिंग के हिसाब से भी योगा हेल्प्स अ लॉट, लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में योगा हेल्प्स, तो वो कर सकते हैं। बट अगेन एज डॉक्टर तेजल सेड कि वन इज लाइक इट शुड बी फोकस्ड, ऐसे रैंडम नहीं, क्योंकि टीवी पे यूट्यूब पे देख के रैंडम बहुत कुछ आता है, योगा का भी, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस का भी, और वो चीजों का भी। तो अगर आप योगा भी कर रहे हैं घर पे, तो प्लीज एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि ये मेरे को ये सूट करता है कि नहीं, क्योंकि योगा, अगर आपको बैक पेन है और बैक पेन के लिए आप योगा कर रहे हो, तो अगर किसी गलत तरह का पोस्चर है तो वो आपका बैक पेन कम करने की बजाय बढ़ा भी सकता है। सो दैट्स व्हाई इट प्लेज गुड रोल, बट अगेन एक कंसल्टेशन किसी स्पेशलिस्ट के साथ में योगा के लिए भी जरूरी हो जाता है, एंड होलिस्टिक अप्रोच में एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर। और एक चीज है, योगा जो होता है, अगर हम देखने जाएंगे तो ट्रेडिशनल योगा जो होता है वो बेसिकली आपके फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रीदिंग पे काम करता है। वो आइडियली स्ट्रेंथनिंग, जो ट्रेडिशनल योगा है वो स्ट्रेंथनिंग पे नहीं काम करता है। सो एज अ होलिस्टिक अप्रोच अगर हम देखने जाएंगे, योगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी, आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव करेगा, आपका ब्रीदिंग इंप्रूव करेगा। पर अगर स्ट्रेंथनिंग के लिए हम अगर देखने जाएंगे तो आपको एक टेलर्ड मेड प्रोसेस चाहिए। हम कोई भी ऐसे ही एक्सरसाइज करके हमारा स्ट्रेंथनिंग नहीं बनेगा। मैम मतलब ऐसा अभी ना, जहाँ से अभी तक फिजियोथेरेपी का लिया जाता है, तो वो सिर्फ बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के लिए होता है फिजियोथेरेपी, एंड आई आल्सो नो दैट इज नॉट राइट। तो आप उसको थोड़ा एलोबरेट करना चाहेंगे? ओके, सो इट्स नॉट, तो एक्चुअली क्या है, बोन स्ट्रेंथनिंग यस ठीक है, बट इम्पेयरमेंट चेक करना, वो बच्चे का इम्पेयरमेंट क्या है, असेसमेंट करके अगर उसका बोन भी कम है या मसल स्ट्रेंथ भी कम है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण असेस करना, एंड देन उसके ऊपर वर्क करना है। जैसे मैंने बोला कि पोस्चरल चेंजेस इज अ बिग थिंग, ब्रीदिंग इज अ बिग थिंग, हम लोग बहुत बार मिस कर देते हैं। करंटली मैंने 2-3 वेबिनार्स इस चीज के ऊपर लगाए हैं कि कैसे ब्रीदिंग से हमारे पोस्चर में चेंज आता है। अगर हमारा ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है, इफ आई एम नॉट एबल टू ओपन अप माई चेस्ट, ऑटोमेटिकली माई दिस पोस्चर जो है वो पूरा ऊपर नहीं आएगा, और उसके लिए मेरे करेक्ट मसल्स काम नहीं करेंगे। तो हमारा ब्रीदिंग, चेस्ट एक्सपेंशन, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू फॉर स्ट्रेंथनिंग के लिए ही। अगेन देन इम्पेयरमेंट, पेन इज अ बिग प्रॉब्लम जो इग्नोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन फिजियोथेरेपी में डिस्ट्रैक्शन टेक्निक की बात भी की गई है, जिसमें जब कैथेटर इंसर्शन होता है बच्चे का, उस टाइम पे इतना पेन होता है बच्चे को, उस टाइम पे अगर हम उसको बलून फुलाना या बबल फुलाना, ये सब चीजें देते हैं, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, प्लस वो आपकी ब्रीदिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, सो दैट ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट्स। तो बहुत सारी चीजें होती हैं डेफिनेटली कि जनरली इफ यू सर्च तो वो बहुत लिमिटेड मिलता है, बट एज यू सेड कि बहुत सारी चीजें अभी तक इंडिया में सिटीज में भी नहीं पहुंची हैं, जैसे फ्लूइडोथेरेपी, वाइब्रेशन थेरेपी एंड बहुत सारी चीजें, बट उसके अलावा भी जो बेसिक है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो होपफुली आप जो ये इनिशिएटिव ले रहे हो, इसके थ्रू कुछ लोगों को बेनिफिट हो कि अपना एटलीस्ट वो बेसिक नॉलेज में थोड़ा इंक्रीज करें, सो दैट फर्दर हम बड़ी चीजों की बात कर सकें। एग्जैक्टली। मैम, सिर्फ फिजियोथेरेपी मेरा बोन स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और कुछ फायदा नहीं है इतना एक्सरसाइज करने का? डॉक्टर विभा, यू कैन टेक। सो फिजियोथेरेपी सिर्फ बोन स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी से आपका पेन कम हो सकता है। सेकंड है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा,
आपको जो इम्पेयरमेंट्स है उन इम्पेयरमेंट्स पे हम काम करते हैं। आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं, जिससे आप कोई भी चीज को ज्यादा देर आप कर सकते हैं। जैसे अगर नॉर्मल वॉकिंग रहेगा, अगर आपका इंस्पिरेटरी स्ट्रेंथ इतना नहीं रहेगा, आप ज्यादा देर वॉक नहीं कर पाओगे, भले आपके पास ताकत हो। तो वो भी चीज पे हम फिजियोथेरेपी के सहारे से हम वो हेल्प करते हैं। सो फिजियोथेरेपी सिर्फ बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ाने के लिए नहीं है, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिस पे हम काम करते हैं। तो जब मेरे थैलेसेमिक बच्चे एक्सरसाइज करेंगे तो दे विल हैव रिड्यूस्ड पेन, उनका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होगा एंड उनके बोन डेंसिटीज बढ़ेगी, तो उनके प्रोन ऑफ फ्रैक्चर्स कम होंगे। सो ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट फीलिंग गुड, दे विल स्टार्ट डूइंग गुड. So 30 minutes of exercise every day will lead to a good life. That's what I was trying to emphasize with that question. And the biggest part is कि सबसे बड़ी चीज जो हम न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी में भी फोकस करते हैं, हम जनरली क्या बात करते हैं कि ये एक्सरसाइज मसल स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ, बट बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बच्चे को क्या मोटिवेट करता है? बच्चे को मोटिवेट करता है फंक्शन या पार्टिसिपेशन। अभी अगर उसका साथ वाला बच्चा जो उसके स्कूल में क्लास में बेंच पे साथ में बैठता है, या उसका बेस्ट फ्रेंड वो स्कूल में भाग रहा है, वो किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, पर ये बच्चा नहीं कर पा रहा है, पर फिजियोथेरेपी के थ्रू हम उसको थोड़ा उस लेवल तक ला सके कि एटलीस्ट ही इज नॉट कमिंग फर्स्ट बट पार्टिसिपेट कर पाए वो उसके अंदर। तो दैट मोटिवेशन इज द मेजर थिंग कि जो जिस चीज की तरफ हमें फोकस करना चाहिए, कि दैट पार्टिसिपेशन, दैट फंक्शन, उसका इन्वॉल्वमेंट अपने डेली रूटीन में, सुबह उठ के नहाने से लेके, खाना खाने से लेके, स्कूल में हैवी बैग जो आजकल है ही है, क्योंकि हैवी बैग्स हमें स्कूल लेके जाने पड़ते हैं। तो अगर वो बच्चा वो नहीं कैरी कर पा रहा है, मदर को कैरी करना पड़ रहा है, फादर, बट इफ द चाइल्ड बिकम्स उसमें इंडिपेंडेंट, तो वो भी इतना मोटिवेट करके उनको एक अलग तरह का इंडिपेंडेंस देता है। तो वो इंडिपेंडेंस जो है उसकी तरफ वो हमारा गोल, कभी भी कोई फिजियोथेरेपी सेशन का वो एक गोल रख के फिर उसके बेसिस पे हम क्या मुश्किलें फेस कर रहे हैं, इम्पेयरमेंट्स फेस कर रहे हैं, फिर उन इम्पेयरमेंट्स पे वर्क करना, ये टारगेट होना चाहिए हमारे फिजियोथेरेपी सेशंस का, और हमारा यही रहता है इन द न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी। मैम, इज देयर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के मतलब कुछ चीजों में एक्सरसाइजेस ना हो पाएगी? एक्चुअली हमें इसलिए हम जब हिस्ट्री लेते हैं बच्चों का, तो जो बच्चों का हिस्ट्री होता है कि उनकी डेवलपमेंट कैसे, और अब तक उनको कोई फ्रैक्चर हिस्ट्री है क्या, उनके बिफोर फेज में जब हम अगर फिजियोथेरेपी असिस्ट कर रहा है तो फ्रैक्चर की हिस्ट्री है क्या, उनका कभी बोन मिनरल डेंसिटी का असेसमेंट हुआ है, कभी एक बेसिक एक्सरे लिया गया है कि तो हमें पता चलता है कि बोन का बेसिकली कितना स्ट्रेंथ है, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है, हाउ इज इट, मतलब एक्सरे में कैसे दिख रहा है बोन, एक बेसिक चीज उनके लिए। तो ये चीजों को ध्यान में रख के ही हमें एक्सरसाइज बनानी है। अगर पता है फ्रैक्चर है, अगर पता है बच्चे को बहुत फटीग है, तो हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए, और फिर हमें उतना पीरियड लेके, उतना गैप देके हम वैसे कर सकते हैं एक्सरसाइज। I've got a notification. It's going to end in 8 minutes. Yeah. So I'm going to ask the last question. International Thalassemia Day पे, can you please give my children who are there with me, living with me, a message from your side? Okay. Dr. Vibha, can you start? Yeah. आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोगों को जो भी हेल्प मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, आपके साथ इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। आपको जो भी इंफॉर्मेशन आज मिला है उसको इस्तेमाल कीजिए, वो यूज कीजिए। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आता है, हम लोग में से कोई भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। I think that much is enough. Yeah. Want me to go? Okay. Yeah. So जैसे डॉक्टर विभा ने कहा, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे हाथों में हो। आपका बेसिकली एक सब तरीके से आपको एक जानकारी मिल रही है बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, तो इसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चीज आपको अच्छा हेल्दी लाइफ देने वाली है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका पार्टिसिपेशन इम्प्रूव करने वाली है। तो जैसे आप हो वैसे मेंटेन रहने के लिए ये सब चीजों का हमेशा ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना।
ओके, फ्रॉम माय साइड अगेन पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी डॉक्टर लीजा को हमें इनवाइट करने के लिए। एंड एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा बड़ा टास्क उन्होंने ये हाथ में लिया है एंड बहुत स्ट्रगल करके वो इस चीज की तरफ बढ़ रही हैं। एंड मैं भी थैंकफुल हूँ और डेफिनेटली आप सब लोग भी उनके थैंकफुल होंगे कि वो ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसा आपको एजुकेट कर रहे हैं इतने लोगों को बुला के। आई थिंक ये 8, 9, 10 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स डॉक्टर लीजा। एंड थैलेसीमिया के बच्चों के लिए यू आर द बेस्ट। एंड कभी ये मत सोचना कि आप उससे कम हो या आप उससे कम हो या मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हो। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है, अगर कोई बोलता है कि इतना लाइफ है उतना लाइफ है, प्लीज उन चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हर एक बच्चे का अपना लाइफ होता है, हर एक बच्चा यूनिक होता है और कंपैरिजन मत कीजिए। कंपैरिजन किसी को भी हेल्प नहीं करता, हमें किसी को भी नहीं। तो कभी भी कंपेयर मत कीजिए। हर एक बच्चा एक अपना इंडिविजुअल है, हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे की, हर एक फैमिली की एक अपनी जर्नी है। तो वो जर्नी में हम सब लोग डेफिनेटली आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं। आप कभी भी हमें रीच कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। एंड डॉक्टर लीजा जब भी हमें अप्रोच करेंगी डेफिनेटली हम लोग हाजिर हो जाएंगे। एंड या थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Thank you so much. मेरी ओर से I just want to tell कि if you can put some information in a video format, okay, in Hindi, so right, it is understand, you know, it's probably the universal language ऐसे करके, and a short videos like that कि थैलेसीमिया में ये exercises या not, we understand कि tailor made exercises होते हैं, but there were some basic exercises जो करने चाहिए, क्योंकि आजकल जो व्हाट्सएप पे आता है वही है नॉलेज, बाकी तो कोई कितना भी बोल ले कोई मतलब नहीं है उसका। उन्होंने बोला वैक्सीन नहीं लेना तो कोई नहीं ले रहा है टाइप्स। सो इफ यू कैन पुट इट लाइक दैट इट विल बी रियली हेल्पफुल एंड आई विल डेफिनेटली अप्रोच टू यू गाइस फॉर द हीमोफीलिया सेशंस एंड सिकल सेल एनीमियाज एंड एवरीथिंग एंड होपफुली वी कैन एंड बाय नेक्स्ट थैलेसीमिया डे वी ऑल प्रॉमिस टुडे कि हम सबका एक YouTube चैनल होगा जहाँ पे ये सारी information always available रहेगी, because when you search, you know, stupid things come up and people tend to only look at that and not the real information, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत busy है और हमने ये important aspect कहीं पीछे छोड़ दिया। True, very true. Yeah, so thank you so much. Dr. Lisa, your video right now is quite blurred. Currently, I probably think there was some now. I'll just end the meeting. Yeah, probably is ending. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.